बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मानी है फ्लो। अब डेफिनेशन देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स the electric lines of force passing through certain area is called electric flux. सर अगर हम जनरल देखें फ्लक्स क्या है तो याद रखें किसी भी चीज़ का फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स क्या है? किसी भी चीज़ का फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्लक्स कहलाता है। अगर यहाँ पर कोई रीजन सेलेक्ट कर लें और इस रीजन में से यहाँ से अगर वाटर फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में से तो ये कहलाएगा वाटर फ्लक्स। और अगर इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो तो अगर हम उस फील्ड के अंदर किसी एरिया को रख दें तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की पासेज और फ्लो थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं यानी यहाँ पर एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, उस फील्ड के अंदर हमने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रख दिया तो अब ये क्या कहलाएगा? अगर इसमें से लाइंस पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अब हम चेक करते हैं कि किस एरिया में से फील्ड की इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है, किस में से कम है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरह अगर हम फर्ज कर लें हैं यहाँ से, तो हमें पता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर टू ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। जहाँ पर इनके दरमियान स्पेस बढ़ती चली जाएगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया रख दूँ तो इसमें से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ए में से 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। अगर इसी तरह यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूँ तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक, इसको बी का नाम दे दें, और इसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। ये हमने एरिया कैसे रखा हुआ है? ये एरिया अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह है तो उसके परपेंडिकुलर हमने रखा हुआ है। तो इसमें से नॉर्मली ये पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया बी दोनों नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, यानी एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैक्सिमम लाइंस इसमें से 3 पास हो रही हैं, इसमें से मैक्सिमम लाइंस 2 पास हो रही हैं। सो हम यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कम ज़्यादा है ए में और बी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। और अब अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर इसका यूनिट देखें सिस्टम इंटरनेशनल में तो हमारे पास इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का
ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट आप लोगों को पता है न्यूटन पर कूलम है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब कुछ केसेस हम देखते हैं कि जिसमें हम बात कर सकें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मिनिमम होगा और फ्लक्स की वैल्यू कब हमारे पास कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आती है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस वक्त मैक्सिमम होगा कि जब हम एरिया को फील्ड के अंदर नॉर्मली इंसर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। केस 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कब होगा? व्हेन एरिया is held perpendicular to electric lines of force. इसका मतलब है कि the angle between area and electric field is 90 degree. Maximum lines passes through cross-sectional area. हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, उसके अंदर हमने परपेंडिकुलर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंसर्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास होंगी। ये कुछ यूँ हम इसको यहाँ से इस तरह रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था और उसके अंदर हमने नॉर्मली क्रॉस सेक्शनल एरिया रख दिया। अब एरिया क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? एरिया वेक्टर जब हम बोलेंगे तो एरिया सरफेस पर नॉर्मल होता है, सरफेस पर नॉर्मल होता है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह पास हो रही हैं, ये बोर्ड मार्कर फर्ज कर लें, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इसमें से इस तरह पास हो रही हैं, तो हम क्या देखेंगे कि सरफेस एरिया जो कि सरफेस पर नॉर्मल है ये कुछ यूँ इस तरह आ जाएगा, यहाँ से इस तरह, और इलेक्ट्रिक लाइंस की भी डायरेक्शन इसी तरह है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह ही है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। एरिया को हमने कैसे रखा? दो डिफरेंट पॉइंट हैं। एरिया को हमने कैसे रखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बट एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू लाइंस ऑफ फोर्स। एरिया वेक्टर जब वर्ड यूज करेंगे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जब एरिया देखेंगे सरफेस एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं कि एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 90 डिग्री। अगर हम देखें यहाँ पर, बट एरिया वेक्टर यानी वेक्टर एरिया and electric lines of force both are parallel to each other. सो एरिया की अगर डायरेक्शन यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल बनाना चाहूँ तो ये कुछ यूँ एरिया की डायरेक्शन आ जाएगी। अगर हमने एरिया इस तरह रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह पास हो रही हैं, तो एरिया की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी? इस तरह आ जाएगी।
तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इस केस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई ए, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा ई ए दोनों का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कब, जब एरिया वेक्टर और लाइंस एक दूसरे के पैरेलल बट सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो फ्लक्स मैक्सिमम हमारे पास आएगा। और सेकंड केस देखें कि फ्लक्स मिनिमम कब आएगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब, व्हेन एरिया वेक्टर इज हेल्ड नॉट परपेंडिकुलर विच हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जब अगर यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा हो और उसकी डायरेक्शन इस तरह हो और उसके अंदर हमने क्या काम किया, पहले एरिया इस तरह रखा हुआ था, अब हमने उसी फील्ड के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह ही है और एरिया को किस तरह इंसर्ट किया, इस तरह के दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो इनके दरमियान एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। मैक्सिमम लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया किस केस में था, जब परपेंडिकुलर रखा हुआ था। इस केस में हम देखेंगे कि जब पैरेलल रख दें कोई लाइन पास नहीं होगी, नो एनी लाइन पासिस थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया में से कोई लाइन पास नहीं होगी। तो ये डायग्राम यहाँ पर इसको पैरेलल के केस में देखते हैं। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर हमने एरिया को कुछ इस तरह रखा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस में से पास हो रही हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस सरफेस में से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। किस तरह कि अगर हमने इसको इस तरह फील्ड में रखा हुआ है, कुछ लाइनें इसके ऊपर से पास हो गई, कुछ लाइनें इसके नीचे से पास हो गई, लेकिन इस सरफेस में से कोई भी लाइन पास नहीं हुई। अगर इस सरफेस में से कोई भी लाइन पास नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कैसा आएगा, 0। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस वक्त 0 हमारे पास आ जाएगा व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें अगर हम देखें तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह हैं। अब हमने सरफेस को इस तरह रखा हुआ है, अगर हमने सरफेस को इस तरह रखा हुआ है तो वेक्टर सरफेस पर नॉर्मल होगा, एरिया वेक्टर सरफेस पर नॉर्मल, तो इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स इस तरह है, ये इस तरह है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर। सो वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर किस केस में, जब फ्लक्स कैसा हो, मिनिमम फ्लक्स हो, ये आपके पास आ गया सेकंड केस। अब आखिरी इसका केस है थर्ड, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इंटरमीडिएट आती है। थर्ड केस देखें, व्हेन एरिया इज नाइदर परपेंडिकुलर not parallel, parallel। जब एरिया ना ही परपेंडिकुलर हो
ना ही पैरेलल हो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे आती है वो चेक कर लेते हैं। हम सरफेस इस तरह रखेंगे इस तरह, यानी फील्ड के अंदर पहले हमने सरफेस इस तरह रखी हुई थी, फिर हमने सरफेस इस तरह कर दी। अब हमने सरफेस ना ही परपेंडिकुलर रखी ना ही पैरेलल रखी, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया। ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर, बल्कि इस सरफेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया। तो ना ही ये परपेंडिकुलर है सरफेस और ना ही ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। अगर यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो अब देखें कि ये पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको कैसे ज्यूम करवा सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये ना ही पैरेलल है और ना ही ये सरफेस जो है ये परपेंडिकुलर है। ये कुछ यूं। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही हैं इस डायरेक्शन में। तो अगर सरफेस ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है इस तरह, तो एरिया कैसा था सरफेस पर नॉर्मल। अगर ये ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, तो सरफेस पर एरिया कैसे होगा, इस तरह। अगर इस तरह था तो इस तरह, अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो बिल्कुल इस तरह आ जाएगा। अब कैसे होगा, अब सरफेस पर नॉर्मल इस तरह था जब कैसे था पैरेलल केस में, परपेंडिकुलर केस में इस तरह आ गया। नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, थोड़ा सा इस तरफ हो गया, इस तरह था थोड़ा सा इस तरफ हो गया, यानी एंगल थीटा बनाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ। यानी अगर यहाँ पर वेक्टर एरिया चेक करना चाहूँ जो कि सरफेस पर नॉर्मल है, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर ये आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया के दरमियान क्या आ जाएगा, कोई एंगल थीटा आ जाएगा। अब इस डायग्राम को बाहर बना लेते हैं कि ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपके पास आ गया एरिया वेक्टर, और इन दोनों के दरमियान कोई एंगल आ गया थीटा। आप इस पर नॉर्मल ड्रा करते हैं। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसका कौन सा कंपोनेंट लेना है एरिया का। यानी अगर थीटा के सामने वाला एरिया का कंपोनेंट देखें तो वो आता है ए कोस ऑफ थीटा, ई की डायरेक्शन में देखें तो वो आता है ए कोस ऑफ थीटा, सॉरी थीटा के सामने वाला आता है ए साइन ऑफ थीटा, थीटा के सामने वाला ए साइन ऑफ थीटा, और इस तरफ आता है ए कोस ऑफ थीटा। तो अब हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर केस 1 की तरफ जाएंगे कि हमने चेक किया था कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हो जाएं तो फ्लक्स मैक्सिमम हमारे पास आता है। इसमें देखें कि कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ए कोस ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट जो है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल हो रहा है। यानी इस केस में हमारे पास फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। किस केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी, इस केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी। सो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें इस केस में, तो वो हमारे पास आ जाएगा ई ए कोस ऑफ थीटा। किसके लिए, व्हेन एरिया इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। जब ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई ए कोस ऑफ थीटा। यानी ये तो डॉट प्रोडक्ट बन गया दो के दरमियान, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया के दरमियान हमारे पास ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। बंद कर।